भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हालचाल है? बढ़िया है आपके सर? 10वां चैप्टर लास्ट टाइम खत्म किए, 11वां चैप्टर अभी शुरू करेंगे, मस्त नया एकदम। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पीपल, इस चैप्टर से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। अब तक जो भी किया ये सब पुराना माल था, बहुत सालों से चीजें चली आ रही थी, उसको हमने जो नए नए आइडिया है उसमें देखा। बट चैप्टर्स 11, 12, 13 एंड 14 are absolutely what has happened in the last maybe 200 years or so. This कभी कभी तो एकदम नजदीक वाला मामला हो जाता है। 100 सवा 100 साल के पहले ही हुआ था सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत, इफ आई वंडर अ बिट, इट विल जस्ट बी फॉर द सेक ऑफ साइंस। मैं इतिहास की बात करूं, लेट मी टॉक अबाउट सम हिस्ट्री। यू नो वेव ऑप्टिक्स की तो शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। हाइगन्स एंड ऑल, थॉमस यंग ने 1801 में अपने को डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखा दिया एंड स्टफ लाइक दैट। बट the real idea of modern physics, the discovery of electron, discovery of x-rays, it happened in the latter half of the 19th century. 19th century मतलब 1885, 1887 and stuff like that. So सबसे पहले तो in 18 I think 87 की बात है, Heinrich Hertz proved that light are electromagnetic waves. उन्होंने मैक्सवेल के आइडिया को यूज करके लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. So Heinrich Hertz was credited with proving that light is an electromagnetic wave. It has both electric field as well as magnetic field. Then I think in 1885, now some publications differ. 1885 है या 1895 है, I'm not really sure because I wasn't there actually. So 1895 में this guy discovered X-rays. Röntgen discovered X-rays. In the same time, वही सालों में करीबन 1885 या 1887 के आसपास थॉमसन, जे थॉमसन, दिस गाय इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अपने कामकाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. जे थॉमसन फाउंड the E by M ratio of the negatively charged particles coming out from a discharge tube. क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब में से ये देखा था कि पार्टिकल्स निकलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स coming out from a discharge tube. I think the E by M ratio was found to be 1.76 into 10 raised to 11 kg. You can check that up also. And 1897 में ही थॉमसन ने इन चीजों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया. जे थॉमसन अगेन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. माय गॉड, ये एकदम मॉडर्न समय की शुरुआत हो गई है पूरी. एंड उसके बाद आई थिंक 10 साल बाद 1909 में मिलिकन, हैव यू हर्ड अबाउट मिलिकन्स फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? मिलिकन यूजिंग हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट found the charge on the electron. He found it to be 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Found the charge on electron to be 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So all this finally gave way to something really gigantic. अब तक ये सिचुएशन में ये माना जा रहा है कि जो कुछ फिजिक्स में डिस्कवर करने लायक था, all the secrets of nature have been revealed. We have seen that the electron is the smallest particle. We have seen that the atom is the smallest unit and it is electrically neutral. So जितना कुछ सीक्रेट था नेचर में, सब सीक्रेट फिजिक्स ने डिस्कवर कर लिया. अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, हमको सब कुछ मालूम है. एंड ऐसे यूजुअली जब ये टाइम होता है ना, तभी धज्जियां उड़ती हैं, तभी ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है जो पूरे फाउंडेशन को हिला के रख देता है.
तुम्हारी सारी कॉन्फिडेंस को उतार के रख देता है। फिजिक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ 1897 में। क्या हुआ 1897 में? लेट अस सी। इसके बारे में कोई सवाल किसी को? इतिहास के बारे में यूजुअली किसी के पास कोई सवाल नहीं होता। सो व्हाट वाज दैट एटम बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड ऑन फिजिक्स, जिससे उभरना मुश्किल सा लग रहा था। कुछ साल तो सिचुएशन ऐसा था कि फिजिक्स का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया। लोग ये बोलने लगे तुम तो बड़ी हेकड़ी मारते थे कि हम तो सब कुछ डिस्कवर कर लिए, सब कुछ हो गया, और अब तो जवाब दे नहीं पा रहे हो। सारे साइंटिस्ट की परिस्थिति बहुत गंभीर थी। तो क्या था ऐसा? यू नो, दिस आइडिया वाज कॉल्ड ब्लैक बॉडी radiations. You can call it BBR, we don't mind. If you remember, this idea started with this. ये cavity है with a small hole. I think जब हम चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ रहे थे, दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशंस। सो ये पूरा जो है वो अंदर ब्लैक कलर किया हुआ है। आई थिंक आई टॉट यू दिस व्हेन वी वर डूइंग रेडिएशंस। एंड यहाँ पे एक सामने ट्रायंगुलर कॉन्ट्रैप्शन था। द वॉल्स वर कलर्ड ब्लैक एंड मेड रफ, एंड इस होल में से रेडिएशन आते थे। ये ट्रायंगल इसीलिए रखा गया ताकि वो वापस ना चला जाए। तो ट्रायंगल की वजह से ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा डिस्क्या, बहुत सारे 90% एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब हियर, बाकी का विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, ठिचकियां, उसमें से 90% यहां अब्सॉर्ब हो गए, ठिचकियां ठिचकियां ठिचकियां, एंड आफ्टर लॉट ऑफ ठिचकियास टोटल एनर्जी इज अब्सॉर्ब। जितनी एनर्जी इस कैविटी में आई वो सारी एनर्जी ये वॉल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज व्हाई वी सेड द होल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। You remember we defined a perfectly black body as a body which can absorb nearly 100% of the incident radiation. तो absorb तो कर लिया, दुनिया का नियम है जो अंदर डाला है वो बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। तो जो रेडिएशन सब एनर्जी ले ली है वो जब हम ये बाहर रखा हुआ है इंसिडेंट कर रहे हैं एनर्जी, तो ये ले रहा है। फिर जब हम अंदर ले आएंगे, डू यू अग्री, वो जो भी लिया है सब बाहर निकालेगा। एंड कहां से निकालेगा? वो होल में से। होल में से निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी की स्टडी 1897 में लुमर एंड प्रिंगशेम ने की थी। जस्ट होल्ड ऑन विथ मी। द होल was considered as a perfectly black body, PBB, perfectly black body. Finally, the radiant energy coming out of the hole was studied by two great people, Lummer and Pringsheim. I'm sure you haven't heard the names also. In 1897. And उन्होंने इस रेडिएंट एनर्जी की इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया विथ वेवलेंथ, एंड दे गिव अस दिस ग्राफ, बैड लाइन. This was wavelength in nanometer, and this was intensity, radiant energy की intensity. And they saw, मैं कुछ अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं. Okay. This was at a temperature of 4000 Kelvin. This was at करीबन 3000 Kelvin. And this was at 2000 Kelvin. A very oddly shaped graph of the intensity of radiations with the wavelength at different temperatures. अब ये ग्राफ तो दे दिए, चलो एक्सप्लेन करो. उस टाइम पे हमारे पास फिजिक्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरीज थी,
थर्मोडायनामिक थियरीज थी जिनको इस्तेमाल करके तुरंत 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा ग्राफ। कुछ लोगों को एकदम लग रहा था हो जाएगा सर, तो अब क्या होगा आओ देखते हैं। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ऑलराइट, सो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा भूचाल क्रिएट कर देगा कि हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, किन किन ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिशें करी? Among the first people to explain this was Wayne. Wayne tried to explain this, और ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थर्मोडायनेमिक थियरी को मिक्स करके ये दे रहे, tried to explain this graph by the equation for energy density. And now you don't need to, मैं सिर्फ ये रेफरेंस के लिए इक्वेशंस दे रहा हूं, so you don't need to learn them. U lambda is 1 upon lambda raised to 5 exponent of minus b by lambda t. अब ये इक्वेशन देकर बोले मस्त इक्वेशन है, देखो जरा ये इक्वेशन देकर, here b is a constant and t is absolute temperature. alright, यूजिंग इक्वेशन 1 सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ जो थी ना वही एक्सप्लेन हुई, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सप्लेन हो पाई नहीं। यूजिंग इक्वेशन 1 ओनली स्मॉल वेवलेंथ कुड बी एक्सप्लेन, नॉट द लॉन्गर वेवलेंथ। ओ मतलब ये सिर्फ आधा, हाफ ऑफ द ग्राफ एक्सप्लेन कर पाता है, पूरा नहीं। तो ये तो फ्लॉप हो गया। दूसरे दो बंदे आए, राले एंड जीन्स। राले, यू रिमेंबर लॉर्ड राले ऑफ राले स्कैटरिंग? राले स्कैटरिंग वाले काफी एकदम डेंजर थे, राले एंड जीन्स। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरीज को यूज करके इक्वेशन दिया, यू लैम्बडा इज 8 पाई kBt ओवर लैम्बडा रेज़ टू 4। हियर kb इज बोल्ट्जमैन's कांस्टेंट। As I said, you don't need to remember the equations. It's just for reference. पर पोपट ये हुआ कि इस इक्वेशन से सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ एक्सप्लेन हुए, शॉर्टर वाले ना हो पाए। ओहो माय गॉड, भयंकर परिस्थिति। सो यूजिंग इक्वेशन 2, only longer wavelengths could be explained, not the smaller ones. मतलब कोई एक इक्वेशन पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये इक्वेशन छोटी वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पा रहा है, बड़ी को नहीं। ये इक्वेशन बड़ी वाली को एक्सप्लेन कर पा रहा है, छोटी वाली को नहीं। There is no one idea, no one theory that can explain the whole graph. So right now we have used everything in our control. सब कुछ लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया, पर ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए, भाई नहीं हो पाएगा। फिजिक्स इतना बड़ा ब्रांच होते हुए, इतनी बड़ी उसकी क्रेडिबिलिटी होते हुए, तुम एक ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। क्या है नॉलेज तुम्हारा, क्या है इंपॉर्टेंस तुम्हारा? बहुत ही खराब परिस्थिति हो गई। 3 साल गुजर गए 1897 से। इतनी गंभीर परिस्थिति मेरे भी हो गई। सॉरी। तो 1897 पे ये शुरू हुआ था और 3 साल तक ये घूमता रहा। कोई रिजल्ट साइट में नहीं है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। बट डोंट वरी, फिजिक्स को बचाने वाला जो है ना वो पैदा हो चुका है। आई एम श्योर नाम तो पता होगा आपको। अच्छा, ये उड़ा दूं पूरा अब मैं, क्योंकि अब फिजिक्स को बचाने वाले का अवतार आ गया और इस अवतार के साथ एक नए एज का जन्म होगा, एक नए फिजिक्स का जन्म होगा, जो फिजिक्स आने वाले समय में बहुत सी और चीजों को एक्सप्लेन करेगा जो नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। That would be the reason it would be called modern physics, because it was born in this age
आई एम श्योर यू हर्ड द नेम. जैसे मैं नाम लिखूंगा, आई एम श्योर नॉर्मल क्लास में तो तालियां बजनी शुरू हो जाती है. हाँ. नाम तो सुना होगा, द ग्रेट मैक्स प्लैंक. You heard about him? Yes, sir. My God, what have you heard? What have you heard about him? What have you heard? Apart from he being known as the protector of physics, 3 साल तक कोई सोल्यूशन नहीं दे पाया, इस बंदे ने सोल्यूशन दिखाया. एंड इसने शुरू किया what is called quantum physics. I'm sure you've heard of the name of this branch, quantum physics. Any idea why it is called quantum physics? What not? Let me tell you. मैक्स प्लैंक ने ये हाइपोथेसिस दिया. हाइपोथेसिस इसलिए क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास. एज अ रिजल्ट ही सेड दैट दिस इज व्हाट आई थिंक. मेरे हिसाब से ये हो रहा है, आपके पास कुछ और आइडिया है तो बताओ. एंड सरप्राइजिंगली मैक्स प्लैंक के इस आइडिया से जो ग्राफ था, it could very easily be explained, and because there was nothing else inside, people started thinking नहीं यार ये बात सही है. मैक्स प्लैंक जो कह रहे हैं, भले we find it absurd, people used to find it absurd, बोले ये पगला गया है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट उनके पास और कोई आइडिया नहीं था सिवाय इस चीज को एक्सेप्ट करने के. एंड उसके बाद तो मैक्स प्लैंक एक्चुअली खुद भी थोड़े से डाउटफुल थे कि अपनी थियरी सही है कि नहीं है. बट उसके बाद एक और बड़े आदमी ने सपोर्ट किया इनको, जिससे 4 चांद लग गए मैटर को. एनीबॉडी कैन टेल मी वो दूसरे बड़े आदमी कौन थे? आइंस्टाइन. एब्सोल्युटली सही जवाब, पर 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको. सो क्योंकि आइंस्टाइन को नोबेल मिला तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी. सो आइंस्टाइन, यस, आइंस्टाइन वाज द गाय हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मैक्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को इतना ऊपर, इतना नया आयाम दिया कि शायद मैक्स प्लैंक भी नहीं दे पाते. बट credit goes to Max Planck for introducing us to what is called quantum physics. So what was Max Planck's idea? He said, क्या कही उन्होंने? Now look at the explanation he is giving for those radiations. He said the walls of the cavity, जो हमने वो circular spherical cavity बनाई थी ना, are made up of electric dipoles. पहला ये स्टेटमेंट देख के पब्लिक बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैविटी में इलेक्ट्रिक डाइपोल. हाँ है बिल्कुल. एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स these dipoles vibrate and give out different energies having different wavelengths. ओहो, अच्छा, ये तो बड़ा लंबा मारा. अब इसको तो प्रूव करने का कोई जरिया ही नहीं है कि भाई वॉल्स ऑफ द कैविटी में डाइपोल है कि नहीं है. बस वो कह रहा है, तुम सुनो. तो वॉल्स ऑफ द कैविटी आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स एंड at different temperatures these dipoles vibrate and give out different energies at different wavelengths. अब यहां तक तो एक्सेप्ट कर लिए, चलो ठीक है, कोई लोड नहीं. पर दूसरा स्टेटमेंट जो दिया ना, बहुत खतरनाक दिया. क्या था दूसरा स्टेटमेंट? एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस. he said the energy being radiated, जो एनर्जी बाहर आ रही है, is कोई साधारण एनर्जी नहीं है, is an integral multiple of HF, या integral multiple of H nu. Now this was what really shattered everything. So according to him, the energy is given as, now this is a very lovely idea, En is NH nu. You might have called it NHF. शायद केमिस्ट्री में NHF कहते होंगे आप उसको. So here nu is the frequency of radiation and H is a constant which is called Planck's constant. खुद के नाम पे constant रूल्स दिए. H की वैल्यू 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, so
En is NH nu is the first idea. So if you look at this equation, N is an integer. So energy can have values. So energy can have values H nu, 2H nu, 3H nu, and so on. N is an integer. Energy cannot, according to this equation, energy cannot be, the minimum value would be 1. So energy cannot be 0.5 H nu or 2.2 H nu या 3.75 H nu. No, it cannot be. Possible ही नहीं है. People were astonished. अब तक energy was a continuous function. Kinetic energy ले लो, potential energy ले लो. Energy was a continuous function. It had continuous values. आज कोई बंदा उठ के कह रहा है कि नहीं, एनर्जी की कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो सकती, एनर्जी की वैल्यू हो सकती है मात्र NH nu, and N is an integer. It can only be 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 10,000. You cannot have 2.5. You cannot have 3.3. No, not possible. So energy can be H nu, 2H nu, 3H nu, and so on. In short, 1H nu was considered to be one quantum or one photon. Here H nu is called one photon. एनर्जी पैकेट में बिक रही है साहब, पता चला? या तो एनर्जी का 3H nu का पैकेट है, या एनर्जी का 5H nu का पैकेट है, या एनर्जी का 10H nu का पैकेट है. एनर्जी पैकेटों में बिकने लगी. जैसे पनीर बिकेगा ना सुनार के यहाँ छोटे छोटे पैकेट में, वैसे एनर्जी पैकेट में बिकने लगी है. पीपल जो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ उभरे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स को गॉड मानते थे, they were not able to accept this. He said, what is so difficult? It is as simple. If you climb on the first step, which is the next step that you can climb? It is either the second or the third. There is no 0.5 step. There is no 2.2 step. So उसी तरह energy is also having discrete values. This is called quantization of energy. So energy can now only be in discrete values called quanta. All right. So this was called quantization of energy, packetization. Energy की वैल्यू फिक्स कर दी साहब, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हो गया. सो सपोज 3H nu है, तो 3H nu इज कॉल्ड वन क्वांटम. 3H nu इज कॉल्ड वन क्वांटम. तो इस क्वांटम में कितने H nu है? 3H nu. अब एक H nu मतलब एक फोटोन. तो 3H nu वाली एनर्जी के पैकेट में कितने फोटोन हुए? 3 फोटोन. इज दिस एग्रीएबल? सपोज 5H nu का पैकेट होता, कितने फोटोन होते उसमें? 1H nu is called one photon, and जो पैकेट है एनर्जी का, इट इज कॉल्ड क्वांटम. क्या नाम है इसका? क्वांटम. दैट इज द शुरुआत ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स. ऑलराइट. तो ये आइडिया दिया था, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. वैसे एनसीईआरटी बुक में काफी बाद में आता है, बट मैंने इसको पहले ही आपको दिखा दिया. सो एनर्जी इज NH nu, where H nu is called one photon and H is Planck's constant. अब शुरू करते हैं ये चैप्टर को टेक्स्ट बुक के साथ. ओके, इसको देख लीजिए. इलेक्ट्रॉन आ जा. टॉपिक का नाम है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आजा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का. कैसे निकालेंगे बाहर इलेक्ट्रॉन को? आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज इलेक्ट्रॉन एटम में होता है, एंड अगर मेटल्स हैं तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. फ्री हो गया, वेरी गुड, ग्रेट. उसको बुला, आजा बेटा बाहर आजा. आएगा वो बाहर? हाँ या ना? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? तुम उसको प्यार से बुलाओगे, आजा बेटा, नहीं निकलेगा. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्सेस ने पकड़ रखा है इनसाइड द मेटल.
जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं और उसको वापस खींच के अंदर ले आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्यार मोहब्बत से निकलेगा नहीं, तुमको उसको कुछ दे के निकालना पड़ेगा। In short, energy will have to be given to take the electron out, to bring the electron out of the metal. So this is the idea of emission of electrons, कि हम इसको नाम देते हैं the minimum amount of energy. You want me to write all that I said? मैं जो भी बोला कि electron does not come out on its own because it is under the influence of attractive forces due to the ions, and when the electron tries to come out, attractive forces pull it back. So in order to bring it out, some amount of energy will have to be given. You want me to write all that? No? No, sir. Okay. So the minimum amount of energy, I'll start with the idea, energy required to bring the electron out of a metal is called, मस्त नाम है इसका, it is called work function and is denoted as phi. So what is work function? The minimum amount of energy that has to be given to bring the electron out of the metal is called work function. It is denoted as phi. With the nature of metal, सबके अलग अलग टाइप के work function होता है. Work function is usually in electron volt. It's denoted as phi. Work function is usually in EV, electron volt. I'm sure you already know this is going to be very important in this chapter. 1 EV is 1.6 into 10 raised to 9 minus 19 joule. Okay, so sir, how do we define 1 EV? When an electron is accelerated by a potential difference of 1 volt, the energy that it gains is called 1 EV or 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. सबके, जैसा मैंने कहा, सबके वर्क फंक्शन अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन है अंदर, क्या है क्या नहीं करके. You know, there are three basic ways to bring the electron out. First, ways of electron emission. We are interested only in one. The first, let me name them. First is thermionic emission. As the beautiful name suggests, therm माने heat. अगर मैं मेटल को हीट एनर्जी देता जाऊं तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा. सो हीट एनर्जी being given to a metal and bringing electron out, that is called thermionic emission. It's hot emission. Second is called field emission. हर बार जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हीट एनर्जी ही देनी पड़े. Sometimes you can give a large electric field also. So if a large electric field of 10 raised to 8 volt per meter करीबन is applied, then what will happen is the bonds will be broken and the electron can come out. So large electric field is applied to metal and electron is liberated. We are actually not interested in these two ways. We are interested in the third idea, which is the basis of this chapter. This is called photoelectric emission. So what is photoelectric emission? Now let me tell you in a very very simple manner. Idea Hertz ने discover किया था कि if a high frequency electromagnetic radiation is made incident on a metal surface, electrons are liberated.
I am giving you only trailer, nothing else. Electrons are liberated. एकदम सिंपल. एक मेटल सरफेस पे हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ता है, अंदर कुछ होता है, आई एम नॉट श्योर क्या होता है, बाद में देखेंगे क्या होता है, एंड उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. एक्चुअली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक नाम है, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. द फर्स्ट बीइंग फोटोस. फोटोस मींस लाइट एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस. इलेक्ट्रोस मींस इलेक्ट्रॉन. तो लाइट के पड़ने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, एकदम सिंपल राष्ट्रभाषा, लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना मेटल में से इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. एकदम सिंपल. दिस इज द आइडिया दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन. हर्ट्ज ने क्या देखा, दूसरे लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो सब इसमें देखेंगे. Just have a look. I'm going to take this off. Okay. So we go on. सबसे पहले तो हर्ट्ज का आइडिया, क्या देखे क्या नहीं देखे. हर्ट्ज ने ये चीज को ऑब्जर्व किया. You know, as I said in 1887, when he was looking at production of electromagnetic wave, तब उन्होंने देखा कि किसी प्लेट पे अगर तुम लाइट इंसिडेंट करो, अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट, तो जो है ये फास्टर हो जाता है. कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलने लगते हैं. ये हर्ट्ज का आइडिया था. सो इन 1897, अभी ये साल चेंज हो गया तो अपने को पेन भी चेंज कर लेनी चाहिए. इन 1897, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. या दिस वर्क्स. You know, 1897 नहीं, 1887 है. तुम मेरा गलत सलत लेके जाते हो मेरे को. हर्ट्ज observed that when the metal surface, जिसको उन्होंने एमिटर कहा था, एमिटर is bombarded with ultraviolet light, with UV light or light of any kind, negatively charged particles start coming out. Negatively charged particles, जिसको हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स, come out. तो उन्होंने ये जो आइडिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एमिटर ले लो. दिस इज कॉल्ड एन एमिटर. यू नो, इट्स अ क्लीन सरफेस, क्लीन मेटालिक सरफेस. गंदा डायग्राम है बट चलेगा. आई एम ड्रॉइंग अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया. एंड इस सरफेस पे इफ आई मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट, EM रेडिएशंस इंसिडेंट, तो यहां पे जैसे ही इंसिडेंट होते हैं तो यहां से ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलने लगते हैं. याद रखना 1887 में अब तक इलेक्ट्रॉन का नामकरण नहीं हुआ. जे थॉमसन 10 साल बाद नामकरण करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है. इन लोगों ने तो अब तक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही कहा है. हम जानते हैं फिलहाल की तारीख में कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ये निकल रहे थे. वाह वाह वाह, अच्छा है, ये तो फर्स्ट क्लास है. तो हर्ट्ज ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि एक काम करो, तुम लोग इस चीज पे स्टडी करो, जरा देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड सबसे पहला क्वेश्चन, तुमको कैसे पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज है? दिखाई तो दे नहीं रहे. तुमको कोई बोले ये ले इलेक्ट्रॉन, दिखता है तुमको? कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं ना. तो द फर्स्ट थिंग इज लेफ्ट फॉर अस टू प्रूव कि ये एक्चुअली नेगेटिव चार्ज ही निकल रहा है. और ये प्रूव किया उनके स्टूडेंट हॉलवैक्स ने. कैसे प्रूव किया? उसने क्या किया? हॉलवैक्स प्रूव्ड दैट द पार्टिकल्स coming out are indeed negative, that is electrons.
सर कैसे किया हॉलवैक्स ने प्रूव? एकदम शांति से देखो। सपोज उसने उसने ना एक जिंक प्लेट लिया, let us say it is positively charged. He took a positively charged zinc plate and he connected it to an electroscope. Electroscope detects charges and electromagnetic radiations incident करवाया उसने मस्त। एंड इनिशियल में इतना चार्ज था एंड फाइनली ये सब होने के बाद जब उन्होंने देखा ना तो इसमें चार्ज काफी बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। पहले 1 2 3 4 5 6 था, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे हो गया? क्या पैदा हुआ होगा क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज इतना है। जब ये रेडिएशन इंसिडेंट हुआ इसमें से क्या निकला होगा तब ये और पॉजिटिव हुआ होगा, नेगेटिव। डू यू अग्री? ओनली व्हेन इस प्लेट में से नेगेटिव निकलता जाएगा तभी जाके ये और पॉजिटिव होगा, है ना? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा है क्या कहीं से? नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि दिस इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव? इन शॉर्ट, negative charge has to come out. This is just one idea. Second में he took a negatively charged 1 2 3 4 5 6 7 negatively charged zinc plate लिया and electromagnetic radiations incident किया. This is initial and this is final. And he saw कि थोड़े टाइम बाद कैन यू सी अब पहले कितना नेगेटिव चार्ज था? 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना नेगेटिव चार्ज है? 5। अब कितना है? 4। सो प्रोसेस के बाद नेगेटिव चार्ज घट गया। भाई नेगेटिव चार्ज कैसे घट सकता है? जब खुद में से नेगेटिव बाहर निकल जाता हो तभी नेगेटिव घटेगा ना। एंड थर्ड, एक और चीज है, उन्होंने एक न्यूट्रल प्लेट ली। सर न्यूट्रल, नो चार्ज, एकदम नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट किया एंड थोड़ी देर बाद देखे दिस प्लेट बिकेम, ये बहुत बड़ी प्लेट हो गई है, इतनी बड़ी प्लेट। He took a neutral, electrically neutral plate, bombarded with EM waves, and he saw that after some time the plate became positively charged. वाह वाह वाह। अर्थात ये तीनों केसेस से एक ही बात सिद्ध हो रही है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि इसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाता है। एज अ रिजल्ट न्यूट्रल प्लेट में से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो प्लेट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो प्लेट कैसी हो जाएगी? मोर पॉजिटिवली चार्ज। एंड एक नेगेटिव प्लेट में से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो कैसी हो जाएगी? लेस नेगेटिवली चार्ज। सो बाय दीज 3 एग्जांपल्स ही प्रूव्ड कि ये जो बाहर निकल रहा है ना ये सीरियसली नेगेटिव चार्ज है। एंड इसका मतलब है कौन बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। बरोबर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस हॉलवैक्स एक्सपेरिमेंट? फिर से एक्सप्लेन करूं? बरोबर है? ये हॉलवैक्स ने ये प्रूव किया कि प्लेटों में से निकलने वाली चीज जो है वो नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। कोई और तो निकल नहीं पाएगा, पॉजिटिव निकल नहीं रहा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव में से पॉजिटिव निकल रहा था तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया होता, इसकी वजह तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। सो फाइनली ही प्रूव दैट इट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कमिंग आउट। दूसरे एक स्टूडेंट थे लेनार्ड, और लेनार्ड ने भी मस्त मस्त एक्सपेरिमेंट किए। नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हॉलवैक्स का काम अलग है, इसका काम अलग है। सो लेनार्ड का क्या धंधा हुआ? लेनार्ड की बात है। लेनार्ड, अच्छा सीन क्या था कि ये तुम्हारा एमिटर है और हमने सिचुएशन ऐसी लगाई है, एक क्लोज्ड ट्यूब में रखा है इसको, ये कलेक्टर बोलते हैं इसको, एंड इसके साथ
ये मैंने माइक्रो एमीटर लगाया टू मेजर द करंट, एंड ये पूरा ट्यूब इवैक्यूएटेड है, पूरा इवैक्यूएटेड ट्यूब है, मतलब बाहर से कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ एक छोटी सी विंडो रखी है जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट होता है। उसने ये देखा कि जब ये विंडो खोलता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते थे, पता नहीं क्या होता था पर इसमें करंट चालू हो जाता था, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तुमको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि जैसे ही ये विंडो खोलता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आए, इधर करंट चालू हो जाता था। जैसे ही वो वीडियो बंद कर देता, वीडियो नहीं विंडो, जैसे विंडो बंद कर देता था, इन शॉर्ट अब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आ रही, ये करंट बंद हो जाता था। जब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आने देता है करंट चालू हो जाता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बंद कर देता है करंट भी बंद हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ तो जरा। मैं तब तक इंग्लिश में लिख दूं लेनार्ड का कंक्लूजन। सो व्हेन EM waves were made to fall on emitter, current flowed through the circuit. When the EM waves were stopped, the current became zero. Oh, अच्छा। तो what conclusion can you draw from this experiment? Simple sir, very simple conclusion. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते होंगे, यहां से कुछ तो भी निकलता होगा और यहां तक कलेक्टर तक पहुंचता होगा, एंड इट वुड हैव कंस्टिट्यूटेड करंट। एंड जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रोक दिया, अब कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी फॉल नहीं हो रहा है प्लेट पे, तो नथिंग इज कमिंग आउट, and because nothing is coming out, nothing is reaching the collector, as a result no current is constituted। जबकि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, बट इसका सादा मतलब यही निकलता है कि when electromagnetic radiation is incident on this emitter, this plate, then particles, charged particles, negatively charged particles, electrons come out from emitter, go to the collector and constitute current. So this was the idea. This was a very small experimental arrangement. लेनार्ड के इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से खुश होकर हर्ट्ज ने उसको और काम दिया, बोले और काम करो, क्या होता है क्या नहीं हमको सब जानना है इसके बारे में। एंड एज अ रिजल्ट हमने 4 चीजों के साथ ये करंट का वेरिएशन देखना शुरू किया। द फर्स्ट थिंग इज वेरिएशन with potential, then with intensity, then with frequency, and finally with the material. So let's see this, let's move on। कोई शक शंका इसमें? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेनार्ड ने एक और छोटा सा, मैं इसको उड़ा देता हूं, लेनार्ड ने एक और छोटा सा कंक्लूजन देगा कि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी इंसिडेंट करोगे तो निकलेगा क्या? नहीं। अगर तुमने ये प्लेट सेम रखी है तो इसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जिसके ऊपर की फ्रीक्वेंसियों को इंसिडेंट करा के ही इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इफ दिस हैज लेस फ्रीक्वेंसी, electrons will not come out. So the incident radiation has to have some minimum frequency so that electrons can be liberated. So this emission of electrons happens only if the incident radiation has a certain minimum frequency. Minimum frequency
and this minimum frequency is called threshold frequency. Have you heard all this before? It's called nu zero. So if the frequency is greater than nu zero, emission occurs. If your incident frequency is greater than threshold frequency, emission of electron occurs. और अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लेस देन nu zero है, तो चाहे तुम्हारी लाइट कितनी भी पावरफुल हो, emission of electrons होगा नहीं. Alright, so this idea, this is called photoelectric effect. This is the experimental arrangement. And एक बार जे थॉमसन ने नाम दे दिया इनको कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, फिर हमने इनको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स. भाई इसको फोटॉन्स के साथ कंफ्यूज मत कर जाना. फोटॉन्स इज पार्टिकल्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ लाइट. ये इलेक्ट्रॉन्स है, पार्टिकल्स है ये. Alright, these are actually electrons, so that is why they are called photoelectrons. This emitter, this is called a photosensitive surface. This is called the collector as usual. And as I said, सब अलग अलग नेचर के मटेरियल्स होते हैं, उन सब की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसियां अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू नो मटेरियल मेटल्स लाइक जिंक, जिंक है और मैग्नीशियम है, उन सब के कैडमियम है, उन सब के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसियां जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती है. अल्ट्रावायलेट लाइट से उनका एमिशन होता है. जबकि लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, they can show emission with visible light also. So lithium, sodium, potassium, they show emission with visible light. अपना ये क्या बोलते हैं इसको, कैडमियम और क्या बोलते हैं दूसरा, क्या बोलते हैं, जिंक और तुम्हारा मैग्नीशियम, उन सब का अल्ट्रावायलेट लाइट से उनका एमिशन होता है. सो दिस वाज द मेन आइडिया. लेट अस मूव ऑन. नई चीज को ऑब्जर्व करते हैं. Okay, so workable diagram, not a very good diagram, but it can work. This is an evacuated tube. You can make it from glass or quartz. ये एक विंडो है जिसके जरिए electromagnetic radiation will fall on this surface. This is your photosensitive surface, your emitter. This is the collector which is supposed to collect the electrons. And ये कितने electrons collect हुए, कितना current flow होगा, वो micro emitter decide करेगा. And ये है potential difference between the emitter and the collector. I have kept it like this. Okay. Now, what will happen? Now I want to see various things, keeping other things constant. So first is variation, change in intensity and current. मैं सब कुछ current के ऊपर क्या असर होता है उसके प्रमाण में देखूंगा. Now, you understand, यहाँ पे लाइट पड़ रही है. ओके, एंड यहां से लाइट यहां पड़ रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एंड दे आर रीचिंग द कलेक्टर. नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, यहां से ईएम वेव्स आ रहे हैं, कोई भी लाइट पकड़ लो, अल्ट्रावायलेट लाइट पकड़ लो, जो भी पकड़ लो, ईएम वेव्स आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे. हम यहां पे मटेरियल को कांस्टेंट रखेंगे और हम देखेंगे कि if I change the intensity of this light, what effect will it have on the photoelectric current which is being seen here. So we keep frequency of EM wave constant. The potential difference between you want to call this C and you want to call this A. Now this very different type of numeric ideas. Between C and A, the same, and material is the same. It is seen कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, अगर मैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, तो the photoelectric current also goes on increasing. I think I have to write this in blue.
on increasing intensity. Now you can also ask me, sir, intensity कैसे increase कर सकते हैं? अरे भाई, सोर्स यहां हो तो तुमको इंटेंसिटी इंक्रीज करना है तो थोड़ा नजदीक ले आओ, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना. बाकी कुछ चेंज हो ना हो, लाइट की इंटेंसिटी जरूर बढ़ जाएगी. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, the photoelectric current was found to increase. Oh, you can see it from this graph. I will show you the ये इंटेंसिटी है और ये फोटो करंट. You can see that they share a linear relationship. जितना तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना फोटो करंट भी बढ़ता जाएगा. तुमको फोटो करंट इस पे करना है, इंटेंसिटी इस पे करना है, बी माय गेस्ट, आई डोंट माइंड. ओके, ईदर वेज इट इज गोइंग टू शो द सेम थिंग. नाउ द बिगेस्ट आइडिया इज, ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसका अर्थ क्या है. नाउ आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, I is Q by T and Q is NE, है ना. I'm sure you know this. I'm going to take this graph out because I want to put something in writing here. So current is proportional to the number of electrons, number of photoelectrons. Everybody knows this. I is Q by T, Q is NE by T. So I proportional to N. Current number of electrons is proportional. And we have also seen that current is directly also proportional to the intensity of light. Combining both these ideas, isn't it very very evident कि जिसे तुम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, है. So I think I'll write this in red. So or increasing, now this is bad, this is a bad pen, I need a good red, give me red. So on increasing intensity of light, the number of photoelectrons which are emitted from surface will increase. So इतना सारा जो हमने बातें की, वो एक important बात ये बता रहा है कि when you increase intensity, the number of photoelectrons emitted from the surface also goes on increasing, and as number of photoelectrons goes on increasing, the current also goes on increasing. Very good. तो पहला वाला आइडिया सफल हुआ. on increasing intensity, photo current भी बढ़ जाता है. So intensity बढ़ाने से number of photoelectrons coming out will increase. The second idea is current पे potential difference का असर. ये जो potential difference हमने रखा है, and this is going to be the most important idea because this is going to give us a very important equation also, one of the first equations of this topic. So second, variation of potential, ये जो potential difference है ना, उसको as you can see, मैंने यहाँ पे potential, ये कलेक्टर जो है उसको मैंने पॉजिटिव रखा है. द रीजन, प्राइम रीजन भी कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको एटलीस्ट वो अट्रैक्ट कर पाए, बराबर. तो यहाँ पे कलेक्टर को पॉजिटिव रखने से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का पावर उसका बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, वो कलेक्टर के पास आने की कोशिश करेगा. सो अगर मैं इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाता जाता हूं, डू यू अग्री, इसका अट्रैक्टिंग पावर भी बढ़ता जाता है. एंड जैसे इसका अट्रैक्टिंग पावर बढ़ता जाता है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड. एज अ रिजल्ट, व्हाट विल हैपन टू द फोटो करंट? गोज ऑन इंक्रीजिंग, बराबर. सो द आइडिया इज दिस, ऑन मेकिंग collector more positive, more and more electrons tend to reach the collector, tend to reach
the collector, and so photocurrent, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनने वाला करंट इज कॉल्ड फोटो करंट, ऑल्सो इंक्रीजेस। एक पॉइंट पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी मैंने कि अब नंबर ऑफ फोटो में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए। अब इसको बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता नहीं है, तो दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अ पॉइंट इज रीच्ड when all electrons have been attracted and current has become maximum, it is called saturation current। अब इससे ज्यादा, इससे आगे करंट में तुम चाहे और पॉजिटिव करते जाओ, करंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इट्स कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ओके, अच्छा, मैं डायग्राम अगर बनावा, मैं तेन समझावा कि ये पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, सो बढ़ता 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 ये यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट, और इससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। अब तुम बोलोगे सर ओके ये तो समझ में आ गया, अगर पिछवाड़े लूं तो, अगर तुम पोटेंशियल ये पॉजिटिव किया और ये नेगेटिव, अगर तुम पोटेंशियल इंटरचेंज करके इसको नेगेटिव कर दो तो, do you agree when this becomes negative, when the collector becomes negative, electrons will be repelled? Yes, sir. पहले कलेक्टर अट्रैक्ट करता था, आ जा, अब लात मार रहे, चल निकल चल, पर क्या सारे कल इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर रिपेल कर पाएगा? सर मालूम नहीं सर, अंदाजा नहीं बैठ रहा। ओके, अंडरस्टैंड दिस, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग emitted with different kinetic energies, and if this is positive it will be able to attract everyone, but if this is negative only those electrons will reach the collector whose kinetic energy is higher than the repulsive power, the negative potential of the collector। gradually तुम ये negative potential और बढ़ाते जाते हो and धीरे धीरे the electrons, number of electrons reaching the collector goes on decreasing। at one point तुमने negative इतना बढ़ा दिया, it becomes so negative that now the photocurrent has become zero। ऐसा जाना चाहिए ना, doesn't matter यार, nobody is going to kill you for that। Okay, nobody is going to kill you, गंदा डायग्राम है। This is negative potential। So at this potential, at this negative potential of the collector, no electron is reaching the collector, as a result कोई current constitute होता नहीं है। This potential, negative potential, is called stopping potential। Did you understand the idea of stopping potential? I am going to take this off, saturation current वाला फंडा। I am going to show you an example कि ये क्या है, एक छोटा सा आइडिया पेश करूंगा आपके सामने कि ये क्या होता है एक्चुअली। So let me just write off, on making collector negative, it now repels electrons, only those electrons which have kinetic energy, more than the negative potential of collector reach the collector। at one negative potential no electron reaches the collector,
and current becomes 0. This potential is called, this is called, यार सर इंग्लिश में पुंगी बजा रहे। दिस इज कॉल्ड, सर क्या नाम देंगे इसको? हम नाम देंगे इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल and it is denoted as V0. And stopping potential is equal to the maximum kinetic energy of the electrons. Stopping potential याद रखिए is equal to, this is going to be my first equation. भाई जगह की तंगी में क्या क्या करना पड़ता है, photo current. So stopping potential is equal to the max kinetic energy. Ke max is EV0. This is my first equation for stopping potential. Kinetic energy maximum is equal to EV0. Now in response, people ask me, sir ये कैसे आया? Okay, for example, let me show you an example. एक छोटी सी बात करता हूं मैं क्या उड़ाऊं, समझ में नहीं आ रहा है क्या उड़ाऊं मैं, क्या उड़ाऊं? ये वाला देख लिया, ये वाला उड़ा दूं? Okay? Now, suppose मैं कलेक्टर हूं, ओके, मैं कलेक्टर हूं, मेरा नेगेटिव पोटेंशियल है, लेट अस से नहीं, चल मैं कलेक्टर हूं और 5 इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ आ रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स कौन आ रहे हैं? फॉर एग्जांपल लेट अस से कुश है, फिर ध्रुविल है, फिर कथन है, 4 ही आ रहे हैं, अभी जगह नहीं अपने पास। और कौन है अपना ये नम्रता, ये दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। कुश की एनर्जी है 5 जूल काइनेटिक एनर्जी, ध्रुविल की एनर्जी 7 जूल, कथन की एनर्जी 10 जूल और नम्रता की एनर्जी 9 जूल। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। मैं ये चारों इन एनर्जियों के साथ दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं कलेक्टर हूं, मैं इनको रोकना चाहता हूं। सपोज मेरा नेगेटिव पोटेंशियल है 3 जूल, किसको रोक पाऊंगा मैं? मतलब मेरा रोकने का एनर्जी है 3 जूल, कोई रुकेगा मुझसे? No, sir. कुश 5 जूल, ध्रुविल 7 जूल, कथन 10 जूल, नम्रता 9 जूल, कोई रुकेगा? नहीं, क्योंकि सबकी एनर्जियां मेरे पोटेंशियल से बड़ी हैं। अच्छा, सपोज मैं धीरे धीरे अपना और नेगेटिव करता जाता हूं, सपोज मैं पहुंच गया 6 जूल पे, 6 जूल पे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, कौन कौन रुकेगा? कुश। बाकी के 3 का क्या होगा? वो तो मेरे पे चढ़ाई कर ही देंगे, दे विल कम रशिंग टुवर्ड्स मी। अच्छा, मैं और नेगेटिव करता जाता हूं, मैं अपना एनर्जी कर लेता हूं 9 जूल। अब कौन कौन रुकेगा? सारे रुक जाएंगे? नहीं सर, कथन आएगा। कुश रुकेगा, हाँ, ध्रुविल रुकेगा, हाँ, नम्रता रुकेगी, हाँ, कथन रुकेगा। अच्छा भाई, एक सीधी बात करो ना, कथन को रोकने के लिए या सबको रोक देने के लिए मेरा मिनिमम एनर्जी नेगेटिव वाला कितना होना चाहिए? 10। सो जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 जूल, shouldn't it be equal to the maximum kinetic energy of all these electrons? बात समझ में आई? कैसे के मैक्स इक्वल टू EV0 हो जाता है? मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर मुझे सबको रोक देना है तो इन सब में से मैक्सिमम किसकी है? 10 जूल। तो अपनी एनर्जी 10 जूल कर लो, बाकी सब के सब रुक जाएंगे। बराबर? आई थिंक दिस एग्जांपल इज क्वाइट इनफ to make you understand how EV0, the stopping potential, has to be equal to the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons. If I want to stop all of them, मुझे सब सिर्फ देखना है कि सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इसकी है, तो मुझे अपना एनर्जी कितना बना लेना चाहिए? इक्वल टू दिस मच, तब जाके ये सारे रुक जाएंगे। इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल पीपल? नो डाउट्स? ओके, भाई कोई शक है? बताओ यार। नहीं? अच्छा, ये तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1 पे है, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। ये I2 है,
और इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो ये I3 भी है भाई, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, एंड फोटो करंट भी इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है। बट वो सब का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये गंदगी भरा डायग्राम, क्या सर, क्या डायग्राम बना लिया बापू। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भले इंटेंसिटी जो भी हो, पर उस मटेरियल का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही वैल्यू होगी, बिकॉज दैट वैल्यू विल डिपेंड ऑन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज द आइडिया। अच्छा, अब फटाफट दूसरे दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इट विल टेक मी जस्ट 2 minutes, so kindly hold on for another 2 minutes. Let us see the effect of frequency. Okay, the third thing that we want to find out, let us find out the effect of changing frequency on the photoelectric current. Now, let me do this. मैं intensity को constant रखता हूं and I'm going to change frequency. Now, when I change frequency, I see that ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज, बट देयर विल बी नो चेंज in the amount of photoelectric current. So on, let us say if I increase frequency, on increasing frequency of the incident light, we see that there is an increase in the kinetic energy Ke of the photoelectrons, and photoelectrons की kinetic energy बढ़ेगी तो इसका मतलब है stopping potential भी बढ़ रहा है. So that is, there is an increase in the stopping potential also. But that's the biggest idea. But there is no change in the amount of photoelectric current. Photoelectric current में चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से. सो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से there is no change in the amount of photoelectric current. This is, I think, singularly the most important idea, which shows us that photo current सिर्फ चेंज होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने से, जो चेंज होंगे इंटेंसिटी की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं. दूसरा, अच्छा, डिक्रीज करता जाओ तो ऑन डिक्रीजिंग, इसमें लिखना पड़ेगा, ऑन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी the Ke of electrons also decreases, and the most important thing, below the threshold frequency, threshold frequency के बारे में हमने बात करी है कि this is one particular frequency जिसके नीचे there will be no emission. Below threshold frequency nu zero, there is no emission of photoelectrons. So this is a very important idea. Below nu zero, threshold frequency nu zero, there is no emission of photoelectrons. चाहे इंटेंसिटी जैसी भी हो, भले इंटेंसिटी हाई हो, पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी nu जीरो से नीचे आ गई तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा नहीं. सो फॉर एमिशन, फॉर फोटो एमिशन, द बिगेस्ट कंडीशन is that your nu has to be greater than or equal to nu zero. मिनिमम nu zero होना चाहिए या फिर nu zero से ज्यादा हो तो एमिशन होगा. तुम बोलो सर इंटेंसिटी तो ज्यादा है, फिर एमिशन क्यों नहीं हो रहा है? भाई, एमिशन होने के लिए तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए nu zero से. इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, पर निकलेंगे तो बढ़ेंगे ना. अगर निकलेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कहां से?
बराबर। तो पहले निकलना जरूरी है, फिर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो बढ़ेंगे भी। ओके, सो दिस वाज द आइडिया। अच्छा, जैसे मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। लेट मी शो दैट एज अ ग्राफ टू यू। आई एम टेकिंग ऑल दिस ऑफ नाउ। अब मैं धीरे धीरे फाइनल समरी पे पहुंच रहा हूं जो मैं बनाऊंगा। सो इफ आई वर टू ड्रॉ अ ग्राफ, हाँ सैचुरेशन करंट सबका सेम ही रहेगा। मैं सैचुरेशन करंट रिमेन से मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 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 ये V01 है, V02, V03। आपने देखा सबसे ज्यादा है V03, ये उसके लिए है। लेट्स कॉल इट nu3, ये nu2, ये nu1। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट nu3 ग्रेटर देन nu2 ग्रेटर देन nu1। फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे छोटा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी छोटा है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ऑन दी अदर हैंड एक और इक्वेशन, एक और डायग्राम ग्राफ बना देता हूं आपका। सपोज ये nu लेस देन nu0 है, तो nu0 से कम कोई भी एमिशन नहीं होगा, और जैसे ही nu0 से आगे बढ़ता जाएगा अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अच्छा, दिस वाज लाइक करंट एंड दिस वाज पोटेंशियल। ओके, nu0 ये एंड nu ग्रेटर देन nu0 होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा विथ फ्रीक्वेंसी। सबका अलग अलग होता है एज अ रिजल्ट। तो फाइनली व्हाट आई वांट टू समराइज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समरी, 3 से 4 पॉइंट है। तो लेट अस समराइज दिस होल थिंग जो इतना सारा बातें करी हमने। द फर्स्ट थिंग, भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यूजुअली फोटो एमिशन जो है, इट हैपेंस विद इन 10⁻⁹ सेकेंड। फोटो एमिशन मींस इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इसमें से, एमिटर में से, अकर्स विद इन 10⁻⁹ सेकेंड of light being incident on the emitter. So light incident हुई, nu greater than nu0 है तो 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर तुम्हारा एमिशन हो जाएगा। सेकेंडली, on increasing intensity the number of photoelectrons increases, so photocurrent also increases. Third, on increasing frequency the max Ke of electrons increases and stopping potential increases. But there is no change in the photocurrent. But there is no change in the photocurrent. And the minimum frequency at which emission happens is threshold frequency, nu0. Below nu0, no electron is emitted. However highly intense the light is, whatever be the intensity of the incident light. I think in these 4 points I have summarized all the discussion that we have done. And यहाँ पे हम end करेंगे, and next lecture में we will do Einstein's idea and we shall do the important formulae जो इस chapter के sums करने में हमारी मदद करेंगे. So till that time, you stay safe. I'll see you next time. Bye bye.